हो गया। ओके। हेलो एवरीवन, क्या हाल है? अभी तक आपने लेवरेज कंप्लीट कर लिया है, रेशियोज कंप्लीट कर लिया है, उसके अलावा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंसेप्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज है इलस्ट्रेशन का डे नंबर 10 होगा आई गेस। ठीक है, तो इलस्ट्रेशंस में हम क्या करने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये चीज़ें हम कैलकुलेट करने वाले हैं। के ई कैसे निकलता है, के पी कैसे निकलता है, के डी कैसे, और इवन के आर, यहाँ पर के आर कैसे निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ें आज का हमारा मोस्टली टारगेट रहेगा। क्वेश्चंस छोटे हैं, इलस्ट्रेशन लास्ट में जो 14 15 16 17 इस टाइप से जो लास्ट के इलस्ट्रेशन है 4-5 वो बड़े हैं, अदरवाइज क्वेश्चन छोटे हैं। तो दिस क्वेश्चंस आर नॉट दैट मच रेलेवेंट फॉर एग्जाम, क्योंकि एकदम ऐसा 2 नंबर का क्वेश्चन तो जनरली नहीं आता है कि बिल्कुल आप के डी कैलकुलेट करके दो। पर बड़े क्वेश्चन में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने बड़े क्वेश्चन देखे और वहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी तो आपका बुक वैल्यू वेट, मार्केट वैल्यू वेट सारा एक तरीके से गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है, अपने को इन पर एक एक पर ग्रिप बनानी है। ठीक है, ये क्लियर? ओके। फिर दूसरी चीज़ बताता हूँ। दूसरी चीज़ क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हमको इसमें हम टाइम लेके पढ़ेंगे। टाइम लेके इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि बेसिक से अगर एक बार कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गए तो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 11th-12th में अगर आपने अकाउंट्स ढंग से पढ़ा था तो आपको फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। फाउंडेशन में अच्छे से पढ़ा था तो इंटर में दिक्कत नहीं आई होगी। ऐसे करके चलता रहता है आगे, तो हमको बेस स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, अभी बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या एक कंसेप्ट आपको बता देता हूँ कि ओवरऑल क्या दिमाग में फ्रेम क्या करना है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा कि सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या होता है। बताना एक बार, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या हो सकते हैं? डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। डेट हो गया अपना, प्रेफरेंस हो गया अपना, और एक और हो गया अपना इक्विटी। और तीसरा क्या, चौथा क्या, इंटरनल मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोल सकते हैं कि जो पैसा डिविडेंड में बांटना था वो हमने डिविडेंड वालों को बांटा ही नहीं, हमने रिटेन करके रख लिया। ठीक है, ये 4 चीज़ें हो गई। अब आप ये बताओ, आप अगर इनकम मतलब आप जैसे ये देखो, ये तो आपने क्या किया, पैसा एक कंपनी में डाला। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो आपका पूरा है, ये वाला आपने एक सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब पैसा कहाँ से लाए हो। तो एक बात बताओ, जब आप जैसे मान लो ये डालोगे आप एक बिजनेस में, है ना, यहाँ से आप कमाओगे क्या, आप कमाओगे रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो एक ही होगा, क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि डेट लिया तो ये बिजनेस, डेट में लेट से अपन मान लो क्लॉथ और शूज़ के मार्केट में। ठीक है, हमारा लेट से 3 मार्केट है, क्या है, हम क्लोथिंग भी करते हैं, हम शूज़ भी सेल आउट करते हैं, हम इवन क्या करते हैं, हम जैसे लेट से हमारा कॉस्मेटिक्स का भी काम है। तो एक बात बताओ, अगर मान लो पैसा आया कहाँ से, डेट से, प्रेफरेंस से, इक्विटी से और रिटेन्ड अर्निंग से, तो क्या ऐसा कहीं पर रेगुलेशंस गिवन है क्या कि डेट का पैसा आपको यहाँ पर क्या क्लोथिंग में डालना है, ठीक है, आपको प्रेफरेंस का पैसा शूज़ में डालना है? ऐसा कोई क्लेरिफिकेशन, ऐसा कोई अलग से नहीं होता है। मतलब कंपनी के पास लेट से 100 रुपए करके मान लो 400 रुपए आए, तो कंपनी के हाथ में डिसीजन है कि कंपनी कौन सा पैसा किस में कितना बिजनेस में डालेगा। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो तो आपका एक आएगा सिंगल। ठीक है, मतलब आपके बिजनेस ने कितना पैसा कमाया। क्लोथिंग का लेट से, क्लोथिंग का आ गया मान लो 5%। ठीक है, शूज़ का आ गया मान लो 15%, कॉस्मेटिक्स का और इवन बेटर, क्योंकि मतलब गर्ल्स जनरली प्राइजेस नहीं देखती है अगर मान लो ये कॉस्मेटिक्स की बात है। ठीक है, तो इसमें आ गया 30%। तो ओवरऑल आपका जो भी वेट है, जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया, लेट से एवरेज आपका जो है, एवरेज रेट जो रिटर्न है, एवरेज रिटर्न वो कितना आ गया, वो 20% आ गया, बोलो, है ना? अगर 20% आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाता है 20%। ठीक है, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि हम 20% कमा तो लिया, लेकिन जो बिजनेस हमको जिस लोगों ने पैसा दिया, बीट डिबेंचर, बीट प्रेफरेंस शेयर्स, बीट इक्विटी, बीट रिटेन अर्निंग, सारे लोगों ने जो पैसा दिया है उनको देना कितना है, उनको रिटर्न भी तो करना पड़ेगा ना। तो उनका रिटर्न लेट से आ जाता है हमारा 15%। ठीक है, उनको रिटर्न करने का हमारा आ जाता है 15%। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मतलब क्या, नेट प्रॉफिट जनरली 20% होगा, लेकिन अगर आप डिबेंचर वगैरह सब काट पीट के देखोगे तो 5% आपका आपने कमा लिया इस बिजनेस में। ठीक है, तो इस तरीके से हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना इसलिए ज़रूरी होता है
कि हम ये देख सके कि हम बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेट से अभी यहाँ पर क्या आता, यहाँ पर मान लो आ जाता 21%, तो फिर 1% के लॉस में चल जाते, है ना। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पर 20% आ गया, 1% के लॉस में चले गए। तो देखो ये जो अपना कॉस्मेटिक्स का बिजनेस था ये तो शानदार था यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी 21% आई है, WACC जो बोलते हैं। तो उसके खिलाफ अपना जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो कॉस्मेटिक तो 30% है। तो हम क्या डिसीजन लेंगे, इसको करो कंटिन्यू, बाकी दो को क्या करो, बताओ बताओ, बाकी दो को क्या करेंगे, क्या क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्रक्स है। जो अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, तो मेरा ऐसा नहीं है कि भाई फॉर्मूला दिया और फॉर्मूला पढ़ लो आगे बढ़ो, वो वाला पर्पज़ नहीं। पर्पज़ मेरा सिंपल सा ये है कि आपको समझ में आए कि आप कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो, आपको समझ में आए कि ये हो क्या रहा है, ये क्वेश्चन में क्यों पूछ रहा है ऐसा। कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा, पर क्या होगा जब नया क्वेश्चन दिखेगा तब आपको क्या लगेगा, अरे सर कैलकुलेशन तो की थी पर वो थोड़ा सा एक आध फिगर ऊपर नीचे हुआ तो दिक्कत आ गई। अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो शायद कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, आगे बढ़े क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़े। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आप भी साथ साथ में करना, बहुत ज़्यादा इजी है, कैलकुलेटर पे भी हो जाएंगे कुछ कुछ क्वेश्चन तो, ठीक है। 5 years ago सोना लिमिटेड इशू 12% इरिडीमेबल डिवेंचर्स, ठीक है, 8103, मतलब आपका इशू प्राइस क्या हो गई, इशू प्राइस क्या हो गई आपकी 103, है ना। उसके बाद क्या हुआ, एट 3 प्रीमियम, हाँ मतलब क्योंकि 100 का था तो 3 के प्रीमियम पे दिया, ठीक है चलो चल जाएगा। पार वैल्यू 100 है, करंट मार्केट प्राइस कितनी है 94। तो अपने को करंट मार्केट प्राइस लेनी होती है क्वेश्चन में, क्योंकि आप देखो फॉर्मूला क्या देखते हो, I1 - T अपॉन में नेट प्रोसीड्स, NP. है ना, NP नेट प्रोसीड्स, ठीक है। तो आपका ये क्या होता है कि आपको कितना मिला, ठीक है, आपका अभी करंट मार्केट प्राइस क्या है, ठीक है। तो करंट मार्केट प्राइस आपका है 94। ओके सर, इफ द कंपनी पेज कॉर्पोरेट टैक्स एट 35%, कैलकुलेट करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल। मतलब देखो यहाँ पर क्या बोला उसने, यहाँ पर बोला करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल, मतलब अभी की करंट कॉस्ट बताओ। तो अभी की करंट कॉस्ट बताएंगे तो करंट मार्केट प्राइस लेके बताएंगे, सिंपल सी बात है। उसने पहले 5 ईयर्स पहले अगर इशू किया था 103 पर, तो अभी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछी ना, तो अभी तो मार्केट में डिबेंचर का प्राइस है 94। ओके सर, तो फिर 94 लेके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन कैसा रहेगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा इग्नोर करना, ये टाइपिंग में एक्चुअली दिक्कत आती है तो वो ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी। तो आप थोड़ा सा ये आपका तो ये फॉर्मूला चला के चलो, ठीक है। KD इज इक्वल्स टू, क्या आएगा अपना KD इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बताना। अच्छा, interest 1 minus tax upon NP. करेक्ट, इंटरेस्ट कितना हो गया इस क्वेश्चन में, 12%. ठीक है, 100 का 12 कितना हो जाएगा, 12. ठीक है, ये हो गया अपना, और NP हो गया 94, है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, 12 - 35% अपॉन में 94, आपका कितना आ गया ये 8.297. 8.297, 298 ही हो जाएगा वो राउंड ऑफ करके। तो ये आपका लगभग 8.3% भी आप लिख के आ सकते हो। आपको जनरली 3 डेसिमल्स तक आंसर लिख के आना है ना, क्योंकि ऐसे ही कभी कभी नाटक कर देता है। 3 या 4 डेसिमल तक आप आंसर लिखो, 2 पर मत रुकना, क्योंकि ऐसे ही फिर कभी कभी ऐसा मतलब पॉइंट्स के भी मार्क्स डिडक्ट कर लेता है। 0.5 में 1 मार्क ही करता है, ऐसा नहीं पूरा क्वेश्चन गलत नहीं करता है, बट फिर भी सेफर साइड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्यों रिस्क ले उस चीज़ का, ठीक है। ओके सर, Okay. फिर क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। 2 क्या बोलता है, कंपनी इशू 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। ओके सर, 10,000 डिबेंचर इशू हो गए एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अच्छा जी, प्रीमियम पर इशू किए, प्रीमियम पर इशू किए मतलब इशू प्राइस क्या हो जाएगी बताना जरा, 110. 110, करेक्ट। फिर मेच्योर होंगे 1428 में, इशू किए 1423, मतलब पीरियड क्या हो गया 23 से 28, 5 ईयर्स। ओके, डिबेंचर विल बी रिडीम्ड एट पार ऑन मेच्योरिटी। अच्छा, RV जो है अपना वो कितना होगा, कितना होगा 100. 100।
कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अज्यूमिंग 35% टैक्स रेट। ओके सर, तो हमारा फॉर्मूला क्या था बताओ जरा, हमारा फॉर्मूला क्या था के डी इज इक्वल्स टू आई 1 - टी, फिर अपना आ गया RV माइनस minus एन पी। हाँ बोलो बोलो। by N. एन मतलब लाइफ ऑफ डिबेंचर, ठीक है, और नीचे आ जाएगा आर वी प्लस एन पी अपॉन में 2। करेक्ट है? Yes, sir. ओके, अब इसको फटाफट इसमें वैल्यू रख देते हैं। 10% डिबेंचर है 100 का, मतलब यहाँ आ गया 10। फिर अपना टैक्स रेट 35% है, तो यहाँ आ गया 35, 1 - 0.35, ठीक है। फिर अपना आरवी क्या है 100, नेट प्रोसीड्स क्या है 110 है आई गेस। 110. ओके, एन अपना 5 हो गया। फिर अपना ये 110 प्लस, रुको मैं उल्टा लिख रहा हूँ, सही लिखते हैं ना, मतलब क्यों रिस्क लेना, ठीक है। 100 प्लस 110/2, इतना क्लियर है। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आपकी आंखों के सामने है, ठीक है। क्या आंसर आएगा अपना बताना जरा। 10 डिवाइडेड बाई 5 - 2 हो गया 5.238. 5.238, ठीक है। 5.2. रुको, ये 4.28 आया है। फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह तो क्वेश्चन में नहीं थी। रुक जाओ 1 मिनट, मुझे भी देखने दो, ठीक है, कोई बात नहीं। 10 माइनस 35% 6.5 प्लस -2 डिवाइडेड बाय, नहीं एक्चुअली कैलकुलेशन एरर है। 5.2 आएगा. हाँ कैलकुलेशन एरर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 4.286 4.286% आपका आंसर आया, ठीक है, चलेगा, सही है। Okay, yes, sir. कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन एरर हो जाता है। आपने शायद ये किया होगा कि यहाँ पर जो ये अपना 100 - 110 है, तो आपने ये प्लस कर लिया होगा, शायद ये माइनस करना है, बस इतना ही ध्यान रखना था, Okay. है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, दीज आर जस्ट फॉर योर कंसेप्ट बिल्डिंग। आपके कॉन्सेप्ट अभी केडी से ही निकाल दोगे, केपी से ही निकाल दोगे, के से ही निकाल दोगे, तो बड़े क्वेश्चन में आपका ये दिमाग में नहीं रहेगा कि अरे केडी कैसे निकाले, के कैसे निकाले। इतना पार्ट तो आपने छोटे छोटे क्वेश्चन करके सॉर्ट कर रखा है, ठीक है। Okay. ओके, कंपनी इशूड 10,000 डिबेंचर, 10%, सेम वही बात, 1/4/2018 में इशू किया है। अब मेच्योर हो गया 1/4/28, मतलब 10 साल का इसका टाइम पीरियड हो गया। कंपनी वांट्स टू नो कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट ऑन 1/4/23, मतलब कंपनी को अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कब की चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेट कब की चाहिए, 1/4/23, ठीक है, मतलब 5 साल बाद की चाहिए। व्हेन द मार्केट प्राइस इज 80, ओके सर, कंप्यूट कॉस्ट, हमारा फिर वही फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला है हमारा, एक बार बोलना, मेरे को तो आता है पर आपको टेस्ट कर। 1 minus tax हाँ plus RB हम्म minus N divided by 2. डिवाइडेड बाय 2। RB plus NP divided by 2. Yes. अच्छा, यहाँ पर एन है, ओके। कभी कभी आवाज कट जा रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एन की जगह 2 करना था, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर नीचे का आप बोल रहे थे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या बढ़ेंगे, हमारा 10% है, तो 10 हमारा ये आ गया। फिर इसमें टैक्स 35% ही है, ये रहा, है ना। उसके बाद हमारा आरवी क्या आ गया, आरवी रिडीमेबल एट पार, ठीक है, रिडीमेबल एट पार हो गया, तो 100 हो गया। Yes. फिर नेट प्रोसीड कितना है अपना, एम आई करेक्ट, Yes, sir. करंट मार्केट प्राइस यही है, तो हमको नेट प्रोसीड यही लेना है, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर 80 रखा, यहाँ पर क्या रखेंगे, एन बता दो, एन बता दो, एन अगर बता दिया तो आपका आधा क्वेश्चन खत्म। 5 years. क्या, 5 रखेंगे ना. हाँ करेक्ट, क्योंकि 2018 से 2028 दिया हुआ है, तो एक्साइटमेंट में 10 मत लिखना, क्योंकि उसको वैल्यू जो चाहिए वो 1/4/2023 की चाहिए, मतलब 2023 की चाहिए, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 5, ओके सर। अब इसको फटाफट सॉल्व कर दीजिए। 5 + 20/10 5 4 90,
करेक्ट, यही आंसर है। तो आपका कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ डेट पर अब ग्रिप बन रही होगी, है ना, क्योंकि हमने ऐसे दो क्वेश्चन कर लिए, फिर ऐसा क्वेश्चन देख लिया, ठीक है, और एक सिंपल सा अपना इरिडीमेबल वाला देख लिया। इरिडीमेबल के केस में मैंने आपको बताया था फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, I1 - T अपॉन में नेट प्रोसीड्स, ठीक है। तो अपन ने तीन चीजें पढ़ ली आराम से अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये है अपना IRR वाला क्वेश्चन। क्या आपको IRR में दिक्कत आती है? सर थोड़ा सा सॉल्व जब फॉर्मूला करते हैं ना तो तब आती है। ओके, एक्चुअली है ना, IRR में ट्राई करूंगा आपको कि बहुत ही एकदम थोड़ा सा टाइम लूंगा, पर बिल्कुल एकदम कंसेप्ट क्लियर कर दो कि एक बार फॉर्मूला साइड में रखो। अपने टैगलाइन ही वही है कि लॉजिक से पढ़ाई, ठीक है। तो हम लॉजिक समझ लेंगे, फिर फॉर्मूला बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना, आंसर अपना आ जाएगा, इसकी टेंशन नहीं, ठीक है। तो हमको अब क्या करना है, अब अपने को कंसेप्ट अच्छे से समझना है, ठीक है। अब देखो यहाँ आ जाते हैं। IDB जो बैंक है, उन्होंने 0 इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड इशू किया, ठीक है। अब देखो इनकी फेस वैल्यू है 1 लाख ईच, इशू किए 2500 पे। आप एक बार देखो, आप कितने 2500 पर एक कोई बॉन्ड इशू कर रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो, लेकिन उसकी मतलब जो पेमेंट की वैल्यू है, जो रिडीमेबल वैल्यू है, वो 1 लाख है। तो ऐसा कैसे हो सकता है सर? 2500 की चीज़ आपने 1 लाख में बेच दी, मतलब 1 लाख की चीज़ आपने 2500 में बेच दी, ऐसा हो जाएगा क्या? आपको अभी मेरे को एक चीज़ बताना, अभी इशू कर रहा हूँ मैं 2500 में, तो 25 साल बाद, आफ्टर 25 ईयर्स मैं कितने दूंगा इसको? RV कितना है अपना, कितना है? 1 लाख। ओके। तो क्या आपको लगता है कि मतलब ये थोड़ा सा घाटे का सौदा नहीं हो रहा सर? ऐसा दिमाग में तो आएगा ना कि यार सर 2500 में अगर इशू किया है, RV 1 लाख की है। देखो मेरा कैसा रहता है कि मैं अगर कोई क्वेश्चन उठाता हूँ, तो मैं कोई क्वेश्चन को, मैं फिगर्स को कहीं ना कहीं क्वेश्चन करता हूँ कि थोड़ा तो रीजनेबल दे भाई। मतलब ऐसा होता होता है ना, मतलब ऐसा क्वेश्चन अपने को जनरली दिख जाए तो मैं तो सर को बोल दूँ कि सर ये 10,000 होगा, मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये चीज़ें जो होती है ना, वो नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसका नाम पढ़िए आप, ये है अपना 0 इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड। मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो ये 2500 में ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, और फिर आपको जो 1 लाख मिल रहा है ना, वो 25 साल का इंटरेस्ट मिला के 1 लाख मिल रहा है। 25 साल का इंटरेस्ट प्लस जो भी इन्फ्लेशन वगैरह है, जो भी प्रीमियम पे अगर पे कर रहे होंगे, रिडीम कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये यही खासियत है 0 इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड की, कि वो इसमें इंटरेस्ट नहीं देंगे आपको, सारा इंटरेस्ट इकट्ठा करके कंपाउंड करके कब मिलेगा? बताओ कब मिलेगा? 25 ईयर्स के बाद। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। इतना आगे समझ में, बस ये चीज समझ लिए। अब क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डेट, हाँ सर कॉस्ट ऑफ डेट अभी निकाल देंगे। क्या बोला? कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं है, बहुत बहुत बढ़िया, फालतू में I-T करते थे बार बार, है ना। तो हमको अब क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को यहीं से समझेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। आपका जो रिडीमेबल वैल्यू है वो तो क्लियर है, 1 लाख मैंने बता दिया। नेट प्रोसीड्स आपका 2500 है, इशू प्राइस ये भी बता दिया। सर इंटरेस्ट 0 है, क्यों? इंटरेस्ट 0 क्यों है? 0 इंटरेस्ट है ना। हाँ करेक्ट, 0 इंटरेस्ट वाला ये जो बॉन्ड है, इसका नाम ही 0 इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड है, इसलिए इसको 0 इंटरेस्ट ही रहेगा, हमेशा 0 इंटरेस्ट ही रहेगा, ठीक है। लाइफ जो है 25 ईयर्स की है। अब देखो, देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन RV एंड NP, इसने भी सेम सवाल खड़ा कर दिया। देयरफॉर इन प्लेस ऑफ अप्रोक्सीमेशन मेथड वी शुड यूज ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वो जनरली IRR ही निकालते हैं उससे, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है। अब देखो, ये आपको फॉर्मूला आता है क्या? FV इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? PV 1 + R⁴ मतलब आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर में जो वैल्यू आएगी, इज इक्वल्स टू जो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी कितनी ज़्यादा कंपाउंडिंग हम करें। जैसे अपन ने फाउंडेशन में भी ये चीज़ तो पढ़ी होगी, 1 + R मतलब किस रेट से अपने को कंपाउंडिंग करना है। एन मतलब ईयर, एन जितना ज़्यादा होगा फ्यूचर वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी, क्योंकि वो पावर में है तो वो बढ़ा ही जा रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है क्या? हाँ, यस सर। हाँ, ये फॉर्मूले में दिक्कत है क्या आपको? एक बार बता दो।
नहीं तो क्लियर है ना? ओके, अब देखना फ्यूचर वैल्यू तो आपकी आ गई 1,00,000 सर, दिख रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। हाँ, ये 2500 1 प्लस आर की पावर 25, ओके। तो 1 प्लस आर की पावर 25 में आंसर क्या आ जाएगा? 1,00,000 डिवाइडेड बाई 2500 करो, 0 0 कट 25 40 आ जाएगा आंसर। 40। ठीक है, इतना क्लियर है? तो हम कहाँ आके खड़े हो गए? हम यहाँ आके खड़े हो गए सर। 40 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर की पावर 25। ओके सर, अब देखो एक चीज़ बताना कि आपको अब कैलकुलेट करनी है आपकी इंटरेस्ट रेट, ठीक है? तो आपने ये अज्यूम किया कि ये पहले 15 लिया और 16 लिया। अब देखो आपको जनरली ये तुक्का ही लगाना है कि कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है। जनरली आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें अगर जो क्वेश्चन में कूपन का रेट होता है, यहाँ पर कूपन का तो कुछ रेट ही नहीं है सर, इंटरेस्ट तो पे ही नहीं करते। अगर जनरली आगे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे कूपन के रेट के एक दो रेट नीचे और एक दो रेट ऊपर का लेके आप आंसर सोल्व कर सकते हो, ठीक है? तो अभी आप 15 और 16 ले रहे हो, ओके सर। तो आपने क्या किया, आपने एक बार लिया 15 तो 1.15 की पावर 25 हो गई, और एक बार लिया आपने 1.16 की पावर 25। इसमें कोई दिक्कत है ना? तो आप कैलकुलेट करो 1.15 कैलकुलेट करना मेरे साथ में। 1.15 लिखो इंटू इज इक्वल्स टू, ठीक है? अब इज इक्वल्स टू कितनी बार करना है हमको? 24 टाइम्स करना है। एक बार जो भी आंसर आता है मैं आपको बता देता हूँ। तो आप इज इक्वल्स टू दबाते जाओ जब तक ये 32.91 नहीं आ जाए। तो आपको यहाँ पर देखो, ये जो कैलकुलेटर है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक मिनट है ना, यहाँ पर दिख रहा है क्या? कुछ दिख रहा है 26 यहाँ पर ऊपर पावर में जैसा? दिख तो नहीं रहा है सर, बट ठीक पर है, आप समझ समझ गए ना चीज को कि यहाँ पर इस साइड में आपको 26 दिखेगा। मतलब आपने कितनी बार जो भी आप सम या फिर जो भी लॉजिकल कैलकुलेशन करते हो तो यहाँ पर दिख जाता है आपने कितनी बार प्रेस किया है। तो यहाँ पर आपको जितनी भी पावर कैलकुलेट करनी हो उससे एक ज्यादा दिखना चाहिए, ठीक है? इतना समझ में आ गया? तो आपको 25 पावर कैलकुलेट करनी थी, मतलब आपको 26 टाइम्स इज इक्वल्स टू प्रेस करना है, ठीक है? वहां पर 26 दिखना चाहिए, ओके? ठीक है, तो अब आपका आंसर यहाँ पर आया, क्या आया? यहाँ पर आया आपका 32.919 और यहाँ पर आया 40.874। एक बार इसका भी कैलकुलेशन आप कर लो, आपकी मन को शांति होगी। एक बार 1.16 वाला भी कैलकुलेशन आप कर लो, इट विल बी गुड फॉर यू। आ रहा है सर 26 टाइम में। आ रहा है, ठीक है? अब एक चीज समझना, आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझना है IRR का, ठीक है? IRR का फॉर्मूला होता है, आपने लिखा लोअर रेट, ठीक है सर? यहाँ पर आपने लिखा क्या? प्लस आपने लिखा, एक मिनट, प्लस आपने लिखा लोअर की एनपीवी अपॉन में लोअर माइनस हायर एनपीवी। इसको मैं एक मिनट डिराइव करूंगा, बस पहले एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इनटू रेट डिफरेंस, मतलब हायर माइनस लोअर, हायर रेट माइनस लोअर रेट, ठीक है? इतना सबको पता है फॉर्मूला? देखो अब एक चीज एग्जांपल के थ्रू समझना कि हमको जाना है, अभी हम खड़े हैं 32.91 पर। थोड़ा बहुत एक आध फिगर पर मत जाना, आपका फोकस होना चाहिए कंसेप्ट पर, ठीक है? यहाँ पर है आपका, यहाँ पर है आपका 40, आपको पहुंचना कहाँ पर है? पहुंचना 40 पर है, ठीक है? और एक आंसर आ रहा है आपका 32.91, दूसरा आंसर आ रहा है आपका 40.874, ठीक है? ये आ रहा है 919। हाँ ठीक है, तो आपका अगर ये दो चीज़ें आ गई, आपको पहुंचना 40 पर है, तो आप क्या करोगे मुझे बताओ? जैसे मान लो आप अगर, जैसे आपको 0 पर पहुंचना है, ठीक है? यहाँ पर मान लो लेट से ये आपका 0 पर पहुंचना है, यहाँ पर आप 0.5 पर खड़े हो, यहाँ पर आप -2 पर खड़े हो, तो आपको पहुंचना कहाँ पर है? 0 पर, ठीक है? तो आप -2 जो ऊपर है
क्योंकि इधर से हम यहाँ जाएंगे ना, या फिर इधर से आएंगे, पर इधर से पूरा फॉर्मूला रिवर्स करना पड़ेगा, वो हम करना नहीं चाहते, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते। तो -2 से हमको 0 पे जाना है, तो ऊपर लिख दिया पहले -2। ठीक है सर। फिर नीचे क्या लिखा? फिर नीचे लिखा हमने -2 माइनस, ये जनरली ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो ये आप ऐसा सोच के चलो। यहाँ पर आपने 2 लिखा, क्योंकि ये मतलब जैसे क्या होता है, लोअर एनपीवी, लोअर रेट अगर अपन लेते हैं तो कम डिस्काउंटिंग होती है। कम डिस्काउंटिंग की वजह से क्या होता है कि आप 0 पर पहुंचना है अगर, तो आप -2 से मतलब प्लस दिखता है। जैसे अब कैसे समझाऊं कि ये है अपना 32.91, है ना? तो अभी तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना। जैसे अगर मान लो मैं एनपीवी निकालूंगा, तो 40 माइनस 32.919, तो मेरा एनपीवी कितना आएगा? 7। 7.081। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही आया ना। जबकि इसका एनपीवी निकालूंगा तो -0.874 आएगा ना, तो ये नेगेटिव हुआ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 2। नीचे क्या टोटल कितना है? इधर 2 गया, इधर 0.5 गया। ठीक है, मतलब क्या, मतलब सर इधर 2 गया, इधर 0.5 गया। तो आप क्या करते हो, जैसे मान लो आपको रेशियो निकालना होता है। ठीक है, तो 10 में से, एक मिनट, आपको अगर कोई भी चीज़ का रेशियो निकालना होता है तो आप क्या करते हो, आप कहीं ना कहीं जैसे प्रपोर्शन निकाल रहे हो अपन। आप ये समझो कि अगर मान लो 2 अपने को चाहिए, ठीक है, हमको 2 तक का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ये 2 तक का। लेकिन ये जो हमारे पास रेट है ना, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 16 है, तो हमको बीच की रेट चाहिए। इतना समझ में आ गया? बीच की रेट चाहिए। ठीक है, तो आपको बीच की रेट निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप करते हो 2/2.5। यहाँ आ जाएगा लेट से 15, और यहाँ प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 का डिफरेंस। इतना समझ में आ गया? ये मतलब 16 माइनस 15। ठीक है, अभी ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। तो 15 प्लस यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 1 करेंगे हम, तो ये 0.8 आ जाएगा, और ये हमारा 15.8 आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है? हाँ। तो आपको समझ में आया कि हम कर क्या रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल इतना सा कर रहे हैं कि लोअर एनपीवी से हायर एनपीवी तक का जो भी डिफरेंस है वो आपको नीचे रखना है। कहाँ पर? यहाँ पर। अब जैसे एक बार इसको सोल्व करके देखते हैं। ये हो गया 15, हाँ सर हो गया। अब देखो नीचे, ऊपर क्या आ जाएगा अपना, 7 क्या था अपना, 7.081, ये वाला। ठीक है, हाँ। ओके, तो हमारा ये ऊपर आ गया 7.081। नीचे क्या आ जाएगा अपना, लोअर एनपीवी और हायर एनपीवी का जो भी फिगर आ रहा है, ये वाला। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है बताना ज़रा। 40.874 माइनस 32.919, 7.955। 7.955 इंटू रेट का डिफरेंस क्या है, 16 माइनस 15। ठीक है, एक बार ये सॉल्व करो, हमारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है हम देख लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 7.955 इंटू 1 प्लस 15। अगर आपका आंसर मैच होता है, क्या बोल रहे हो, 15.88%। क्या हम सही है? यस सर। ठीक है, तो आपको मुझे जेन्युइनली बताना कि ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि सिर्फ आपको क्या करना है, आपको ऊपर लेना है पॉजिटिव डिफरेंस। पॉजिटिव डिफरेंस जो एनपीवी वगैरह है ना, वो और हम अच्छे से इन्वेस्टमेंट में और ज़्यादा बेटर ग्रिप बनेगा एनपीवी पर अभी आप कंसेप्ट के लिए समझ लो कि आपको लोअर एनपीवी मतलब छोटा अमाउंट ऊपर लेना है, बड़ा अमाउंट नीचे लेना है। जैसे 32 से 40 का डिफरेंस, एक बात बताना है ना, यहाँ पर अगर मान लो ये 32 लिखा है, एक मिनट, ये मान लो आपका 32 लिखा है, ये आपका 41 लिखा है, आपको जाना है 40 पर। ठीक है, तो आपका डिफरेंस छोटा कहाँ हुआ? क्या कैलकुलेशन करेंगे कि छोटा डिफरेंस आएगा? 40 माइनस 32 करेंगे या 41 माइनस 32 करेंगे? दो ऑप्शन है आपके पास, क्या करें? न्यूमरेटर में हमको छोटा फिगर चाहिए, क्या? 40 माइनस 32। ठीक है, तो ये 8 आ गया, और ये 41 माइनस 32 ये 9 आ गया, तो 8/9 कर दो। सिंपल है ना? ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। एक बात बताना, अगर मान लो मैं यहाँ पर 8/9 करता हूँ, है ना, 8/9, तो मेरा आता है 0.8889 समझ लो। ठीक है, 0.89 मेरा आंसर आता है, 0.89 मेरा आंसर आता है। अब एक चीज़ समझना, अगर मान लो मैं 9/8 कर दूँ,
तो मेरा आंसर आएगा 9/8 कितना 1.125। एक बात बताओ, अगर मैं 15 और 16 के बीच की रेट चाहिए ना, क्योंकि 15 वाला बोल रहा है 32, 16 वाला बोल रहा है 41, अपने को चाहिए 40, तो अपने को 15 या 16 के बीच की रेट चाहिए। इतना तो सबको क्लियर है ना? एक बार बता दो, इतना तो क्लियर है ना? यस तो सर। अगर एक बात बताओ, अगर मान लो मैं 9/8 कर दूंगा, मतलब मैं न्यूमरेटर में बड़ा नंबर लिख दूंगा, तो 15 प्लस मेरा ये आ जाएगा, है ना? ये आएगा तो मैं क्या करूंगा, 15 प्लस 1.125, ठीक है? तो मेरा 16.125 चला गया। अरे दादा एक चीज समझना, 16 पर तो मेरा कितना 41 जा रहा था, मेरे को तो 40 चाहिए, तो मेरा 16.125 रेट आ गया। तो ये तो सफाई गलत है, इतना तो दिख रहा है सबको, हाँ। है ना? तो इसलिए आपको हमेशा, अगर आपको कंफ्यूजन हो, एग्जाम में नहीं याद आए, तो आपको न्यूमरेटर में छोटी डिजिट लेनी है, छोटा डिफरेंस, और अपना डिनोमिनेटर में बड़ा डिफरेंस ले लो। ओके। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल तरीके से अच्छे से मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। ये आईआरआर का आगे भी बहुत दिक्कत आने वाली है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी अगर सॉल्व कर लिया, हमारे दिमाग में क्या, हम छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, तो एक एक चीज़ टेकल करते जाए। हमने अभी क्या टारगेट किया, हमने अभी आईआरआर टारगेट किया, उससे पहले क्या टारगेट किया, केडी टारगेट किया। तो ऐसे एक एक चीज़ को हम तोड़ते जाते हैं, ठीक है? तो आपको जेनविनली मुझे बता दो, इन केस आपको अगर नहीं भी अभी समझाओ तो और भी अपन देख लेंगे, अब बाद में समझा दूंगा क्लास के बाद। आपको आईआरआर समझ में आया क्या? यस सर आ गया। है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी अब आईआरआर में? नहीं सर। क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चन हो जाएंगे, सबसे बन जाएंगे, पर अपने को जो टफ क्वेश्चन है ना, उनको भी टेकल करना आना चाहिए, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 5 पर जाते हैं। आरबीएमएल जो है वो प्रपोज कर रहा है 5 ईयर बॉन्ड 5000 की, ठीक है? 8% इंटरेस्ट पर। ओके सर, 8% आपका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है सर। 5000 उसका प्राइस है, ओके सर। 5 ईयर की बॉन्ड है। बॉन्ड अमाउंट विल बी अमोर्टाइज इक्वली ओवर इट्स लाइफ। अच्छा, अब एक बात बताओ, कहीं पर ये लिखा हो कि बॉन्ड अमाउंट जो है वो अमोर्टाइज होगा इक्वली ओवर लाइफ, तो आप कुछ अगर इंटरप्रेट करते हो तो मुझे बता दो, अदरवाइज मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। मैं ही बता दूं? यस सर। हो ओके। जाएगा वैसे। हाँ, नहीं जैसे, क्या बोल रहे हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन हो जाएगा ऐसा? हाँ मतलब समझ में आ गया ना पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से, तो एक बार ट्राई करेंगे इसको। ओके ओके ठीक है, बस मेरा एक ब्रीफ कर देता हूँ, फिर आप ट्राई कर लेना। इन केस जो भी यूट्यूब वगैरह पे भी देख रहे हैं, तो आप ट्राई करो। आपको नहीं आए तो आपको क्या करना है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? आपको कुछ भी दिक्कत आती है कोई से भी क्वेश्चन में, ठीक है? और अदरवाइज आपको कमेंट करनी है, छोटी मोटी चीज़ पूछनी है, तो आप कमेंट भी कर सकते हो। और आप दोस्तों के साथ शेयर भी करो, जो कि जेन्युइन चीज़ है ना? एक को आ जाए तो सब साथ में पास होगा ना, ऐसा पूरी गैंग साथ में पास होनी चाहिए, ठीक है? तो आपका ये 5000 जो मैं आपको बता रहा था, 5000 जो है वो अमोर्टाइज होगा ओवर द पीरियड इक्वली। तो इसकी लाइफ क्या है, एन क्या है इसका? 5 ईयर। 5 ईयर्स। तो आपको ईयर 1 पर देना है, ईयर 1 पर 1000, ईयर 2 पर 1000, ऐसे करके ईयर 3 पर 1000, ईयर 4 पर 1000, और ईयर 5 पर 1000। बस यही इसका मेन कंसेप्ट था। ये आपने अगर क्रैक कर लिया तो आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है? ओके। अब आपको ऐसे ही आपको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। शुरू में क्या आएगा, 5000 इंटू 0.8, फिर अब 4000 इंटू 0.8, क्यों? क्योंकि 1000 तो हमने ईयर 1 के एंड पे दे दिए। फिर 3000 इंटू 0.48, फिर 2000, फिर 1000, ठीक है? अब ऐसे ही आपको ये आउटफ्लोज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। आउटफ्लोज जैसे आपने कैलकुलेट किए, उसके बाद आपको ये जो 1.6 अपनी 1.06 जो है अपनी, मतलब कूपन का जो इंटरेस्ट है, वो आपको लगा के आपको वैल्यू ऑफ बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? कुछ भी दिक्कत आती है यू कैन आस्क मी, ओके? ठीक है, आप इसको होमवर्क में ले रहे हो वंशिता? हाँ सर मैं कर लूंगी एक बार इसको। हाँ, थोड़े क्या, देखो एक चीज़ है, आप खुद भी कुछ कुछ क्वेश्चन करोगे ना तो ज़्यादा बेटर होगी। मैं पढ़ा दूंगा, मेरे को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। 0 to 50 सीरीज भी चल रही है, इधर प्रैक्टिस बेट भी चल रही है, बढ़िया चल रहा है सब। पर मेरा बस इतना सा इंटेंशन है आपको बोलने का कि आप खुद करोगे, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद को लिख के आना है। तो आप खुद करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, है ना? अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। आप इसको मार्क कर लो, फिर कल तक आप इस क्वेश्चन को कर ही लेना, है ना? ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर 6, XYZ लिमिटेड इशू 2000 10% प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा 10% प्रेफरेंस शेयर इशू किए 2000, 100 ईच 95 पर इशू कर दिए। ओके, नेट प्रोसीड 95 हो गई है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अपना फॉर्मूला बता दो फटाफट। केपी इजिकल्स टू क्या आता है, क्या आता है केपी इजिकल्स टू? चलो शायद नेटवर्क इशू है, मैं करता हूँ। प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में आपका आ जाता है क्या, P0, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन P0, प्रेफरेंस डिविडेंड इस केस में कितना है, 100 का 10% मतलब 10, और आपका P0 क्या है, P0 आपका प्राइस है जो कि है 95, ठीक है, जो कि है आपका 95। 10/95 करो, क्या आंसर आएगा, 10/95 आपका आ जाएगा 10.53। हाँ मतलब राउंड ऑफ मैंने कर दिया, आप 3 डिजिट तक लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आई क्या आपको? नहीं सर। है ना, बहुत सिंपल सादा क्वेश्चन था, आपको बस फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी क्वेश्चन होता जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर एनर्जी लिमिटेड प्रेफर्ड स्टॉक जो है, प्रेफरेंस मतलब प्रेफर्ड स्टॉक बोले तो प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, 100 पर शेयर, स्टेटेड डिविडेंड 12 है, फ्लोटेशन कॉस्ट 3%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालो आप। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर के पी इजिकल्स टू पी डी प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन क्या, नेट प्रोसीड्स, ठीक है, ये लिखना है आपको। या फिर आपको ऐसा भी लिख सकते हो, नेट प्रोसीड की जगह करेक्ट वर्ड ये होगा P0 मतलब प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ये मैंने आपको बताया था, सब में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होगी क्योंकि वो कट के पैसा मिल रहा है, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग में माइनस नहीं होगी क्योंकि वो इशू नहीं कर रहे हैं, वो हमारे पास ही पैसा था, हमने यूज़ कर लिया। ओके, प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया 12 का, ये अपना प्राइस आ गया अपना 100 -3, ठीक है। तो 12/97 आप कर दो, 12/97 क्या आंसर आता है आपका, 12/97 12.37 करेक्ट आंसर है ना। ओके, अभी एक मिनट, चलो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है मैं फटाफट फटाफट निकालता जाता हूँ, आप भी खुद कर लोगे, फटाफट इजी हो जाएगा। 2000 अपने प्रेफरेंस शेयर से 10% कूपन बॉन्ड हो गया, ठीक है। चलो 100 ईच है, 95 पर अपन ने इशू किया, ओके। कंपनी प्रपोज क्या कर रही है, रिडीम कर दो प्रेफरेंस शेयर को 10th ईयर पे, हाँ चल ठीक है, मतलब एन हो गया आपका 10। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपका, अब ये हो गया रिडीमेबल वाला केस सर। अभी जो ये वाला केस था ये क्या था, इरिडीमेबल वाला, ठीक है। यहाँ पर रिडेम्पशन की डिटेल नहीं दी है, मतलब आपको अज्यूम करना इरिडीमेबल है, ये इरिडीमेबल वाला ये फॉर्मूला हो जाता है। अब रिडीमेबल वाला फॉर्मूला क्या होगा सर, डिबेंचर का याद है, डिबेंचर का सेम कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस क्या आएगा बताओ, आप बताते चलो। आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन। बस हो गया, हो गया, खत्म, ठीक है। अब आपको पीडी कितना लिखना है यहाँ पर 10, आरवी कितना लिखना है 100, एनपी कितना लिखना है 95, यहाँ पर 10, यहाँ 100 प्लस 95/2। इसको सोल्व करके मुझे आंसर बता दो, सोल्व कर लो आराम से, जो स्टूडेंट ऑनलाइन भी देख रहे हैं आप आराम से सोल्व कर लो, साथ साथ में सोल्व करते चलना, पॉज कर देना, आगे बढ़ा लेना। इवन आपको अगर मान लो समझ नहीं आया कोई आईआरआर वाला कंसेप्ट तो आप पीछे करके फिर देख लो, पर आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाना है क्योंकि जो छोड़ के जाओगे वो एग्जाम में आपको दिखने वाला है पहली फुर्सत में। 10.76 ये आपका आंसर आ गया है ना, 10.77 राउंड ऑफ कर दिया होगा उन्होंने, 10.76 आपका आंसर आ गया, बढ़िया, ओके वेल गुड, बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कंपनी, अब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, केडी पढ़ लिया, हाँ सर पढ़ लिया, केपी पढ़ लिया, हाँ सर पढ़ लिया। अब क्या आएगा, अब आएगा हमारा के ई, के ई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और के ई को हम अभी पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। उसके अलावा आपका जो है डबल ट्रिपल रिवीजन कब हो जाएगा, डिविडेंड में, क्योंकि वहाँ के ही चलेगा, के ई इधर से आएगा उधर से आएगा, के ई का बहुत ज़्यादा रोल होगा क्योंकि डिविडेंड बांटने में आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पढ़ लो, वहाँ और डबल ट्रिपल एफर्ट से पढ़ लोगे। अब देखो क्या बोल रहा है, फेस वैल्यू 10 ईच लास्ट ईयर एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10%, जी आपका 10 हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता दो, मार्केट प्राइस 55 है। ये फॉर्मूला किसी को आता है क्या, के ई इज इक्वल्स टू D1/P0 प्लस जी, इसमें कुछ डाउट नहीं सर।
है ना। डिविडेंड जो आपको फ्यूचर में मिलेगा और जितना आप प्राइस पे कर रहे हो और उसमें ग्रोथ ऐड कर दो। मतलब आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब आपने अगर किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स लिए तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी उससे कि भैया तू मेरे को डिविडेंड दे दे। मैंने जितना पैसा दिया उस पर मुझे लेट से मेरे को 10% चाहिए, तो उस हिसाब से मुझे डिविडेंड दे दे और हर साल ग्रो करता रहे, हर साल 5% 10% ग्रो करता रहे, तो ये मेरी हो गई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये फिगर्स आपको रखने हैं, दैट्स इट, है ना। 10 इन्होंने क्या किया था, 1 रुपीज का शेयर दिया था पिछले साल। पेड अगर वर्ड यूज हो जाता है, पेड पेड मतलब पे किया था। अभी यहाँ पर क्या लेना है, D1, है ना। तो आपको क्या करना है, 1 लिखा और उसमें 10% आपको ऐड करना है। ठीक है, तो 1 मिनट, है ना। आप 1 + 10%, आपको D0 को D1 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ग्रोथ ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको D में ग्रोथ ऐड की। ठीक है सर, P0 क्या आ गया आपका, P0 क्या आ गया आपका 55। हाँ सर 55 आ गया। और यहाँ पर G क्या आ गई, 10%। 10% आ गई क्या, एक बार बता दो मुझे। 10% ही आ रहा है ना, मतलब आंसर नहीं बोल रहा हूँ मैं, जी बोल रहा था मैं, है ना। तो 1.1 डिवाइडेड बाई 55 प्लस 0.1, 0.12 आपका आंसर आ रहा है। मतलब 0.12 यहाँ पर लिखो और लिख दो 12%। क्लियर है। यस सर। के ही पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डिविडेंड में भी आएगा और इवन आगे जाके दूसरे इन्वेस्टमेंट और कैपिटल स्ट्रक्चर में भी आएगा। तो के ही थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बेचारे के डी के पी बहुत सिंपल है। के ही अपने को अच्छे समझना है। ये फॉर्मूला आपने क्लिक कर लिया, एक फॉर्मूला आगे आएगा क्या, बीटा वाला, मैंने जो आपको समझाया था CAPM का, वो फॉर्मूला क्या था, एक बार ऐसे ही रिवाइज कर रहा हूँ, बाद में क्वेश्चन आएगा तब देख लेना क्या है। CAPM के हिसाब से के इज इक्वल्स टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। याद है ये कंसेप्ट में अपन ने पढ़ा था। यस सर। इवन CA फाइनल में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, अभी पढ़ लो, समझ लो, फिर अपन जब इसके क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके। जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलते हैं, मिस्टर मेहरा हैड परचेज द शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर 1000। 1000 में शेयर को खरीदा अल्फा लिमिटेड का। डिविडेंड उन्होंने मिला 5 ईयर्स का 10% पर। ठीक है सर, ओके। 5th ईयर के एंड पर क्या बोल रहे हैं, शेयर सोल्ड कर दिया 1128 पे। अच्छा, आपने 1000 का शेयर आज खरीदा और आपने 5 साल तक डिविडेंड कमाया, उस पर ग्रोथ हुई आपकी 10% पे, और आपने 5 साल के बाद 1128 में उसको बेच दिया। ठीक है सर, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। मतलब रियलाइज्ड यील्ड मतलब क्या होता है, एक बार वर्ड्स की मीनिंग समझ लो आप बस। रियलाइज्ड मतलब क्या, रियलाइज्ड मतलब हो चुका, मतलब आपको पैसा रिसीव हो गया है, रियलाइज हो गया है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे अपन क्या 11th 12th में, तो उसमें क्या मतलब जो पैसा दे चुके होते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाता था। तो रियलाइज्ड मतलब जो पैसा हमको ऑलरेडी मिल चुका है वो अप्रोच। और यील्ड क्या होता है, अर्निंग या इनकम, यही होता है। यील्ड मतलब जो पैसा आपने कमाया। ठीक है, तो आपने कितना पैसा कमाया उस अप्रोच से आप मुझे बता दो। तो आपने कितना पैसा कमाया शेयर पे मुझे बताओ। 5 साल तक आपने डिविडेंड उठाया और लास्ट में 5 साल के बाद आपने 1128 पर ये शेयर जो है वो बेच दिया। इतना क्लियर, इतना क्लियर, ओके। अब देखो, अब यहाँ पर डिविडेंड क्या बता रहा है, 10% पर डिविडेंड आपने लिया, 1000 का शेयर था। ठीक है सर, तो डिविडेंड कितने मिलेगा, डिविडेंड कितना होगा, आंसर लाके बोल रहा हूँ मैं, डिविडेंड कितना होगा। बहुत बढ़िया, क्या 100। 100। ठीक है, अब देखो आपका डिविडेंड आ गया 100 100 100 100 100, और यहाँ पर अब 5th ईयर के एंड पर तो आपने शेयर्स बेच दिया कितने का, 1128। ठीक है, तो आपको आज की, जो आज अपन जहाँ खड़े हैं वहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या था। मतलब आपने किसी कंपनी में 1000 रुपये डाले, 100 5 साल तक लिए पैसे डिविडेंड के नाम पर, 5 साल के एंड पर 1128 में वो शेयर सेल आउट कर दिया। ओके, बहुत बढ़िया। तो आपने कितना परसेंटेज पैसा कमाया, हर साल कितना परसेंटेज पैसा कमाया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। इसमें कुछ डाउट है किसी को,
नो सर। है ना। अब देखो ये क्वेश्चन में सीधा 12% ले लिया है। जनरली हम सीधा 12% नहीं ले सकते, हमको कोई आके एकदम अंतर्मन में बोलेगा नहीं कि एकदम 12% है 12% है, ले लो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर IRR मेथड लगानी होगी, जो आप लगाना आपको आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस डिस्काउंटिंग करनी है। डिस्काउंटिंग आप समझते हो कि जैसे मान लो आज हम खड़े हैं 0 1 2 3 4 और ये 5, थोड़ा दूरी हो गई है, देख लेना, है ना। तो यहाँ पर आपको आया 100 रुपीज़, यहाँ पर आया आपको 100 रुपीज़, यहाँ पर आया आपको 100 रुपीज़, यहाँ पर आया आपको 100 रुपीज़, और यहाँ पर कितना आएगा लास्ट में, बताओ बताओ बताओ। लास्ट में जितने में शेयर सेल किया। हाँ, मतलब 1128 प्लस 100 का डिविडेंड, ठीक है। आपको क्या करना होता है, आपको जीरो पर लाना होता है कि आज शेयर की क्या प्राइस होगी, है ना। तो आपको इसको यहाँ लाना होता है, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना, है ना। इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो आपको सारों को यहाँ लाना है। तो यहाँ पर प्राइस थी किसी चीज की 1000, ठीक है। 1000 आपकी यहाँ पर प्राइस थी, आपको सबको लेके 1000 पे लाना है। तो आप किस रेट से, आपने क्या रिटर्न पे पैसा कमाया कि 1000 आपने इन्वेस्ट किया तो आपने इतना पैसा एक एक साल में कमाया, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब अगर हम 12% से करेंगे तो 100 का 12 कितना होगा ईयर 1 पे, समझना है ना। एक बार और समझा रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखा, आंसर याद कर लिया, अच्छा इसको ऐसे ऐसे करना है, पर लॉजिक तो समझो पूछ क्या रहा है, लॉजिक तो समझो बताना क्या चाह रहा है। अगर आपने लॉजिक समझ लिया, इसके आसपास कुछ घुमा के क्वेश्चन भी पूछा तो कहीं ना कहीं आप कर सकते हो, ठीक है। ईयर 1 में 100 डिवाइडेड बाय 1.12 ये करना है मेरे साथ, 100 डिवाइडेड बाय 1.12, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया, आया कुछ आंसर, 89.28। ठीक है। 3 डिजिट तक चलने दो, है ना। अब यही आप ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 और ईयर 5 पर करो। क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको रिटर्न पता करना है कि के ई क्या आया। जनरली ये 12% क्वेश्चन में दे दिया तो मैं सीधा बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको क्या लेना था, 10 लेना था, 15 लेना था, और फिर वही अपना लोअर जो भी रेट है प्लस क्या करना था, जो भी पॉजिटिव एनपीए भी है नीचे क्या करना था, दोनों एनपीवी का डिफरेंस हायर माइनस लोअर, और इंटू क्या करना था, रेट का डिफरेंस, ठीक है। तो इस केस में हम अब देखो, अब क्या करो, इजिकल्स टू एक बार और दबाओ, तो वो बाय डिफॉल्ट आगे आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 7.719, फिर इज इक्वल्स टू करो 71.178, फिर इज इक्वल्स टू करो 63.552, फिर इज इक्वल्स टू करो 56.743, ठीक है। अब इसका टोटल करो कितना आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, लास्ट ईयर में आपको ये वाला अमाउंट ना करके आपको पूरा अमाउंट ले लो, 1228 करना है ना पूरा, ठीक है। तो 1228 लिखो, लिखो कैलकुलेटर पे मेरे साथ, 1228 डिवाइडेड बाय 1.12, ठीक है, लिखा। 1 2 3 4 5, एक मिनट, 1228 डिवाइडेड बाय 1.12, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स करा आपने 696.8, बिल्कुल। अब इसका टोटल लगाओ कितना आ रहा है, 89.286 प्लस 79.719 प्लस 71.178 प्लस 63.552 प्लस 696.800, 1000.535। ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, है ना।
तो आप एक चीज़ बताना कि जो ये आपका आंसर आया, आपका 1000 पर पहुंच गए ना, आपको ये सब मिला के कहाँ पहुंचना था, 1000 आपका टारगेट था ये वाला, ठीक है, यहाँ पहुंच गए, मतलब के जो है वो 12% है। अदरवाइज आप 10 से और 15 से करोगे तो एक में 1000 से कम आएगा, एक में 1000 से ज़्यादा आएगा। ARR मेथड लगा के काम खत्म, ठीक है। क्वेश्चन हो गया अपना, हाँ। है ना, समझ में आया ना, कुछ दिक्कत तो नहीं। आगे एक्चुअली आवाज़ कट गई, क्या बोला। आ गया समझ में। ओके, अब ये 11 आप होमवर्क कर लो, है ना। 12 छोटा सा है, एक नया कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। 11 को होमवर्क मार्क कर लो। किसी को भी कुछ भी डाउट आता है, इवन ऑनलाइन स्टूडेंट, तो आप मुझे बता देना कि सर यहाँ ये क्वेश्चन में डाउट है, फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पर डाल देना। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करें। यस सर। ओके, परफेक्ट। आज एक्चुअली आवाज़ वगैरह तो ऐसा नहीं हो रही है ना, आवाज़ पहले आ रही है, एक्शन बाद में आ रहा है, ऑडियो वीडियो मैच हो रहा है ना, सिंक्रोनाइज्ड है। हाँ ठीक है सर, सही है। ओके ओके, परफेक्ट। अब देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है सर। रिस्क फ्री रिटर्न है आपका 10%, हाँ जी। फर्म का बीटा जो है वो 1.75 है, रिटर्न ऑन मार्केट है 15। ओके सर, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था वो बोलना, मैं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला बोलना। RF प्लस बीटा, हम्म, RF माइनस RF। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो आपको क्या बोल रहा है ये, RF गिवन है आपका 10%, ठीक है सर, RF 10%, बीटा गिवन है आपका 1.75। ओके सर, 1.75 यहाँ लिख देते हैं। RM फिर कितना है, RM है आपका 15, ठीक है सर, 15 यहाँ लिख देते हैं, और RF ऑलरेडी गिवन था 10। तो आप ये सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 18.75। ये आपका क्या ही आ गया। अब ये फॉर्मूला क्या मुझे समझाने की ज़रूरत है क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसेप्ट में मैंने बता दिया था, एक बार और बताऊं क्या ये फॉर्मूला का डेरिवेशन, कि नहीं, हाँ क्लियर है, सर समझ में आ आ गया है, गया, आ गया ना। क्लियर। हाँ। ओके, बढ़िया बढ़िया, मतलब आप ऑलरेडी अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ रहे हो, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो 10 है, ठीक है सर, फेस वैल्यू 10 है, करंट मार्केट प्राइस 200 है। ओके सर, P0 जो है वो 200 है। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। आपको आवाज़ आ रही है। यस सर। ओके, मुझे एक्चुअली एक पॉपअप आया कि इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है, तो मैंने सोचा पूछ लूँ, ठीक है। फिर कंपनी गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, प्लानिंग टू फाइनेंस इट्स पार्शली बाय न्यू इशू एंड पार्शली बाय रिटेन अर्निंग, मतलब क्या बोल रहा है, कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट फाइनेंस करना चाह रही है, कंपनी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, उसमें इनको इक्विटी शेयर से कुछ पैसा चाहिए, कुछ रिटेन अर्निंग से पैसा चाहिए, तो वो हमको देखना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एज वेल एज कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। इशू प्राइस जो है वो 190 है। ओके सर, फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी 5 रुपीज़ पर शेयर है। डिविडेंड जो है एक्सपेक्टेड है वो कितना है, 10, और ग्रोथ रेट होगी आपकी 5। ओके सर, आगे समझ में। अब यहाँ पर शायद ये आपका के, एक मिनट है ना, इशू प्राइस विल बी 190, फ्लोटेशन कॉस्ट, करंट मार्केट प्राइस आपका 200। ओके, ये आपका के आर है, यहाँ पर शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, के आर है, ये आपका के ही है, ठीक है। ये आपका के आर है, ये तो ओके, ये आपका के ही है, ठीक है। इसमें अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो एक बार देख लेना। देख लिया है ना। अब एक बात बताना, आपने क्या किया। हम्म, एक मिनट, ठीक है। अब आपने क्या किया, इक्विटी शेयर में क्या फॉर्मूला होता है, इक्विटी शेयर में तो सिंपल फॉर्मूला होता है सर, करंट मार्केट प्राइस जो है वो आपका 200 पर शेयर है, ठीक है सर। फिर 10 अपना ये हो गया, है ना सर। ओके सर, अब क्या, अब एक चीज़ बताना कि आपका यहाँ पर डिविडेंड जो है वो 10 मिलेगा, हाँ सर। तो आपका फॉर्मूला क्या था, के इज इक्वल्स टू D1/P0 प्लस जी, है ना। तो D1 क्या हो गया 10, P0 क्या हो गया 200, और जी क्या हो गया 5%। इतना क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा 10%, आपका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। ओके सर, ये आपका आंसर आ गया। ये एक्चुअली, रुको, इसमें कुछ तो कन्फ्यूजन है, मैं एक बार देख के आपको फिर बता दूंगा कि
मिस्टेक कहाँ आ रही है ना। एक बार मॉड्यूल डाउनलोड करके देख ले क्या इलस्ट्रेशन नंबर 13, तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही कभी कभी उल्टा चलता है तो हम क्लियर कर लेते पहले ही। मॉड्यूल आपके पास है क्या? नहीं सर, मॉड्यूल तो नहीं है डाउनलोडेड, आप ही पे मतलब क्वेश्चन बैंक है बस। अच्छा, क्वेश्चन बैंक से कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन बैंक समझ में आ रहा है सब। यस सर। आपने स्कॉलरशिप अगर अप्लाई नहीं किया हो तो स्कॉलरशिप अगर अप्लाई कर लेना इन केस, पर आपके फादर का आईटीआर वगैरह नहीं जाना चाहिए बस उस केस में। इनकम अगर कम होती है तो आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें भी फ़ायदा मिल जाता है अपने को, है ना। ये बीओएस पोर्टल यहाँ से नहीं आएगा क्या, कहाँ से आएगा? चलो इसमें शायद लॉगिन करना पड़ेगा, एक मिनट अभी रहने दो, मैं आपको देख के बता दूंगा। क्या बोल रहे हो? मैं मतलब मॉड्यूल से एक बार देख के स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर दूँ। हाँ हाँ ठीक है ना, एक बार एक्चुअली क्या आईसीआई कभी कभी इधर से उधर करता है, तो आप जनरली ये समझ लो ये आपका केई का हो गया, केआर का जनरली ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, एक बार देख लेंगे फिर भी फाइनल में आपको बता दूंगा। केआर का ये होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको अभी मतलब सिर्फ कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, मतलब आपने सिर्फ अभी रिटेन किया उसके हिसाब से। अगर आप नया इशू करते हो, क्या नया इशू 190 पर इशू होगा, तो ये इक्विटी शेयर्स की होनी चाहिए ना, रिटेन अर्निंग तो आपके पास ऑलरेडी पैसा है, आपको न्यू इशू करना है तो वो 190 होना चाहिए। फ्लोटेशन कॉस्ट हम डिडक्ट कर देंगे 5 रुपये, तो आपका जैसे अगर नया इक्विटी शेयर की कॉस्ट आप निकालोगे, के ई निकालोगे, उस केस में आपका D1 तो 10 आ जाएगा। अब नया प्राइस क्या है जो अभी प्राइस इशू करना है, 190 है सर, फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी 5 रुपये आ जाती है, और आपका 0.05 जो है वो आपका क्या आ जाता है, आपका वो आ जाता है ग्रोथ रेट। ठीक है, तो करो अभी 10 डिवाइडेड बाई 185, तो आ जाएगा आपका आंसर 10.41%। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ। ओके, तो आपका जनरली मेरे हिसाब से ये के ही होना चाहिए और ये के आर होना चाहिए, बाकी फिर भी एक बार देख लेंगे। ऐसे ही के आर और के ई में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है क्वेश्चन में, एक साइड का भी अलग पैटर्न, दूसरी साइड का भी अलग पैटर्न फॉलो करता है। आपको सिंपल ये रख के चलना है कि के ई में नया प्राइस लेना, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना, के आर जो है उसमें आपको प्राइस जो गिवन है वो लेना है, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस क्यों नहीं करनी है, क्योंकि आपको शेयर इशू नहीं करने पड़ रहे हैं, आपके पास जो शेयर है ऑलरेडी वही आप यूज़ कर रहे हो, मतलब शेयर नहीं, ऑलरेडी जो अमाउंट है वही आप यूज़ करने वाले हो। ठीक है, ओके। अब 14 क्वेश्चन ईजी है आपका, फिर 15th एक बार, हाँ 15th भी ईजी है, मतलब ये दोनों देख लेना। देखो आप ये बताओ, आर एफ दिया है, बीटा दिया है और आर एम माइनस आर एफ दिया है, तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। ये देखो आपका 7 आ गया प्लस 1.2 आ गया इंटू 6 आ गया, ये आपका क्वेश्चन खत्म है, मतलब ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं 14.2। ठीक है, तो ये आपको मतलब आप के डी के पी और के ई पे आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, क्योंकि अपन ने छोटे छोटे क्वेश्चन करके काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आपको अब थोड़ा ऐसा फील हो रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन हो गए। रियलाइज यील्ड अप्रोच मैंने आपको नया बता दिया, वो पूरा जो ये वाला पार्ट था ये पूरा सोल्व करके। ठीक है ना, ये आपको समझ में आया था ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ओके, आईआरआर वाला पार्ट मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, वो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं। ओके परफेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 16 क्वेश्चन नंबर मार्केट वैल्यू वाला है, ये मैं आपको बता देता हूँ, है ना। 17th क्वेश्चन अच्छा है, वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। और 18th क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लेना। ठीक है, दो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। 18 के बाद ये जो 19 अपना है, 19 कहाँ गया, 19 ये रहा, हाँ। क्वेश्चन नंबर जो 19 है ये आपका फिर पीवाईक्यू में चला गया, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन जब करेंगे तब हम देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारा 16 और 17। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो 10.41 है। ठीक है सर, अभी पिछले वाले में कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10.41 आई थी क्या? वहीं से उठा लिया इन्होंने थोड़ी भी मेहनत नहीं की कि नया कुछ उठाए, है ना। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग 10 थी, या भी वहीं से सेम, है ना। देयर आर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड रिटेन अर्निंग ऑफ 15 लैक्स। ओके, मतलब आपका रिटेन अर्निंग है 15 लैक्स। ओके सर, और 50,000 शेयर्स है 10 ईच, मतलब आपका अभी के टाइम पे बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू हम अगर देखें तो आपका इक्विटी जो है वो कितना है, 50,000 इंटू 10, 50,000 शेयर्स तो 5 लाख, और रिटेन अर्निंग्स कितना है?
15 lakhs, आपका 5 लाख हो गया इक्विटी, 15 लाख हो गया आपका रिटेन अर्निंग्स। ओके सर, मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर क्या है? 50। अच्छा, मार्केट प्राइस 50 है। कैलकुलेट WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स इफ देर आर नो अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस। अच्छा, उसने क्या बोला? बुक वैल्यू पर कैलकुलेट मत करो, मुझे मार्केट वैल्यू पर कैलकुलेट करके दो। तो मार्केट वैल्यू दो, आप दो टाइप से कोई भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हो, एक बुक वैल्यू, एक मार्केट वैल्यू। ठीक है, आपको अभी मार्केट वैल्यू पर कैलकुलेट करके देना है। तो अब मार्केट वैल्यू टोटल कितनी हो गई? मार्केट वैल्यू आपकी हो गई, मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो 50। ठीक है सर, अब आपको नए शेयर्स इश्यू करना है तो आपको देखना है कैसे क्या मैनेज करना है। तो आप पहले ये मुझे बता दो कि क्या हमारा, इसको मैं बोल सकता हूँ 1/4, इसको बोल सकता हूँ 3/4, बोल सकता हूँ क्या? टोटल हमारा 5 लाख प्लस 15 लाख 20 लाख हो गया। तो इसको 5 लाख को 1/4 और 15 लाख को 3/4 बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? बताओ मुझे। Yes, sir. ये हमारा रेशियो यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब एक चीज़ समझना, अपने को मार्केट वैल्यू देखनी है। एक बात बताओ, रिटेन्ड अर्निंग जो है वो शेयर की प्राइस को ऊपर नीचे करती है क्या? जैसे मान लो मेरी अभी रिटेन्ड अर्निंग्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है? लेट से 1 CR, और फ्यूचर में जाके मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी हो जाती है? 3 CR। तो क्या मेरी मार्केट प्राइस जो शेयर मार्केट में, मार्केट मेरा जो शेयर मार्केट में मेरा जो प्राइस ट्रेड हो रहा है वो कम ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? मेरा 1 से 3 CR हुआ है, इससे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? Yes, sir. पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो एक बात बताना, मैंने आपको बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर होल्डर फंड बताया था। इक्विटी शेयर होल्डर फंड जो हमने रेशियो में पढ़ा था, तो उसमें क्या आता है हमारा? इसमें आता है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स या रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी आपको बोलना है। ठीक है, ये आता है। Yes. तो अगर ये मान लो कम ज़्यादा होता है तो हमको ये है किसका? ये पैसा है किसका? आप मुझे बताओ, ये पैसा किसका है? एक्चुअल ओनर कौन है इसका? Teacher होता है. इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो अगर ये भी कहीं ना कहीं मतलब इक्विटी शेयर का ही प्राइस है, इक्विटी शेयर का ही पार्ट है। ठीक है, इस वजह से हमारा जो ये वाला पार्ट है मार्केट प्राइस हमारा टोटल अभी कितना हो रहा है? 50,000 शेयर्स है और 50 का ईच है। तो कैलकुलेट करो, 50,000 इंटू 50, 25 लैक्स 25. है ना? तो अब इसमें आपका ये जो 25 लैक्स मार्केट में ट्रेड हो रहा है, आपका मार्केट में जो प्राइस है और जितना नंबर ऑफ शेयर्स है, तो अब मुझे एक बात बताना, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना योगदान है और रिटेन अर्निंग का कितना योगदान है, कितना कंट्रीब्यूशन है? बताओ मुझे, किसकी वजह से कितना ज़्यादा वो है उसका रेशियो? सर एक 6.25 है. हाँ करेक्ट। एक हम्म, और रिटेन अर्निंग 18,75,000. हाँ, ये आया कैसे? ये आया ऐसे 25 लैक्स इंटू 1/4, Yes, ये यहाँ पर जो हमने रेशियो निकाला था ये वाला। और ये 3/4 कैसे लेंगे? 3/4 हम लेंगे 25 लैक्स इंटू 3/4। आए समझ में? कोई डाउट है क्या इसमें? मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके बहुत ही अच्छे से एकदम स्पून फीड कर रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ये जैसे आपका होता है तो आपने क्या किया, सोर्स ऑफ कैपिटल यहाँ लिखा इक्विटी शेयर्स, यहाँ लिखा रिटेन अर्निंग, मार्केट वैल्यू लिखा 6,25,000, 18,75,000, वेट्स 25%, 75%, 1/4, 3/4। ये भी क्लियर है? हाँ सर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में गिवन थी क्या? इक्विटी की आपकी 10.41 और रिटेन की आपकी 10। इतना क्लियर है? तो आपको बस WACC निकालने के लिए आपको वेट से कॉस्ट का मल्टीप्लाई करना होता है। ये तो अपन ने सीख लिया था पहले ही, है ना? हाँ. फॉर्मूले में सीखा था ना जब कंसेप्ट पढ़ाए थे, Yes, sir. है ना? तो ये 0.02% आ गया, ये 0.07% आ गया। टोटल अगर आपका WACC देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, दोनों को मिला के अगर देखो तो आपका आंसर आता है 10.10%। मतलब एक था 10.41, एक था 10.1, इसका वेट था 0.75, इसका वेट था 0.25। सॉरी, ये 10 था, है ना? ये 10 था। ठीक है, उल्टा वेट लिख दिया ना मैंने। इसका वेट था 0.25, इसका वेट था 0.75। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नीचे ही उतरेगा ना, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है। अगर आप इन दोनों को 0.5 पर ला रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नीचे उतरेगा, राइट? Yes, sir. बस ये हुआ है ना?
तो 10.41 जो है वो 10.10 बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसका वेट ज़्यादा था। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। किसी को अगर नहीं भी समझ में आया ये वाला पार्ट तो उसको स्किप कर सकते हो, आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका खत्म। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। WACC कैलकुलेट WACC मतलब आपको WACC कैलकुलेट करना मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है सर, बुक वैल्यू वेट से और मार्केट वैल्यू वेट से। ठीक है सर, कर लेते हैं। ओके बढ़िया। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर इज एज अंडर। ठीक है, डिबेंचर आपका है 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर आपका 5 लाख, इक्विटी आपका 10 लाख। ओके सर, यहाँ पर मार्केट प्राइस दे दी, डिबेंचर 105 पर शेयर, प्रेफरेंस 110 पर शेयर, इक्विटी 24 पर शेयर। अब यहाँ पर आप देख लेना डिबेंचर कितने हैं। इस केस में आपके डिबेंचर कितने हैं? 5 लाख डिवाइडेड बाय 100 मतलब 5000 डिबेंचर से। ओके सर, फिर प्रेफरेंस शेयर कितने हैं सर आपके? 5000। इक्विटी शेयर्स कितने हैं सर आपके? इक्विटी शेयर है 1 लाख। कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, तो जब मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेंगे ना मार्केट वैल्यू के हिसाब से, तो आपको क्या करना है? फिर 5000 को 105 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, ये फिर 110 से प्रेफरेंस का, और यहाँ पर 24 से इक्विटी का। इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, तो आपका 5000 इंटू 105 आप कैलकुलेट करते चलो साथ में, ये आपका मार्केट वैल्यू का वेट आ जाएगा। ये कहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रखी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? नहीं सर, कुछ ओके ओके ठीक है। तो ये आपका ऐसे फिगर्स गिवन है, ये यहाँ पर आपको ऐसे यूज़ करने होंगे। कौन से? मार्केट वैल्यू वेट्स। देखो अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ यूज़ ऐसे किए हैं। एक मिनट, ये देखो यहाँ पर यूज़ किए यस है ना, बस यही मैं आपको बताना चाहता। इसका वेट कैसे आ जाएगा? वेट आ जाएगा 525 डिवाइडेड बाय, देखो 525 डिवाइडेड बाय 34 टोटल, फिर 550 डिवाइडेड बाय 34, 24 डिवाइडेड बाय 34। तो आपका ये आंसर क्या आ रहा है बताओ एक बार? 525 525 डिवाइडेड बाय 3475 मतलब आपको वेट बता रहा था मैं, जो यहाँ पर 1.51 आया ना, 0.151, वो बस वो बता रहा था। तो ये ऐसे यूज़ होता है, मतलब जो फिगर जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है वो ऐसे यूज़ हो रही है, मैं आपको इंटरप्रेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे दी इसने? 100 पर डिबेंचर जो है वो रिडीमेबल होगी पार पे। ओके सर, ये इन्फॉर्मेशन किस लिए दी है? आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? ये इन्फॉर्मेशन आपको केडी निकालने के लिए दी है। ठीक है, 10% आपका कूपन रेट है, 4% इन्फ्लेशन फ्लोटेशन कॉस्ट है, 10 ईयर का आपका मेच्योरिटी है, तो आप केडी निकाल सकते हो। केडी का फॉर्मूला क्या है? रिडीमेबल वाला, रिडीमेबल वाला अपना फॉर्मूला ये आ जाता है, आई वाला है ना, एक मिनट है ना, आई वाला। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, तब I1 माइनस टी, इतना तो क्लियर है। अब सर यहाँ पर प्रॉपर बाकी इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दी है, तो हम क्या करें सर? बाकी इन्फॉर्मेशन आपको अगर नहीं दी है तो आपको लगाना है IRR मेथड। IRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब आप केडी निकालने के लिए IRR मेथड लगाओगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे देखना, यहाँ पर आपका ये है 100 का, ठीक है, 10% कूपन रेट, 4% इन्फ्लेशन कॉस्ट, और अपना ये आ गया मेच्योरिटी पर, तो 105। एक मिनट देखो, अब यहाँ पर ये एक चीज़ समझना, देखो मैं आपको एक एक चीज़ करके ब्रीफ कर रहा हूँ। आपका ये जो प्राइस है कि आपने क्या पे किया और आप क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये आपका रिटर्न्स हो गया। ठीक है, मतलब ये आपने प्राइस पे किया और ये जो पार्ट है ये आपका रिटर्न है, तो आपको एनपीवी निकालनी है ना। मतलब आप जैसे कोई चीज़ 100 रुपये आपने मार्केट में इन्वेस्ट किए और आपने वहाँ से 105 का रिटर्न निकाला, मतलब टोटल 105 रुपीज़ कमाए, तो आपका 5 रुपीज़ जो है वो आपका रिटर्न हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही केस में यहाँ पर भी हमको ये कैलकुलेट करना है कि रिटर्न क्या रेट से आ रहा है। आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब रिटर्न की वैल्यू, है ना। ठीक है सर, तो अब एक चीज़ समझना, ये देखो 105 इसका मार्केट प्राइस था, ये हमेशा मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होगा, इतना तो अपने को समझ में आ गया था वहीं पर। नेट प्रोसीड इशू प्राइस ये मार्केट प्राइस पर आएगी, तो डिबेंचर का हमारा 105 माइनस
4% आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या आता है, 105 माइनस 4% कितना आता है, 100.8। ठीक है। इतना क्लियर है सर। आपको 100.8 आज के टाइम पर आपको डालने होंगे, डिबेंचर खरीदना होगा 100.8 में, मतलब इतना पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। 105 पर आप इशू कर रहे हो, लेकिन 4% फ्लोटेशन कट के 100.8 आपको रुपीज़ पैसा मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या देना है, आपको इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट यहाँ पर तो 10% लिखा है सर, तो 10% मतलब 100 का 10 कितना होता है, 10। ठीक है। अब देखो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितनी है, 30%, मतलब I1 माइनस टी लेंगे, तो 10 1 माइनस 0.3 मतलब आ जाएगा 7। एम आई राइट, एम आई करेक्ट? यस सर। आए समझ में? यहाँ पर वैसे भी बोला था यूज YTM मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब जो भी आपका IRR मेथड है वो वाला आपने वो कैलकुलेट करना है, ठीक है सर। ओके, अब देखो यहाँ पर आ गया आपको, यहाँ पर आउटफ्लो क्या होगा। अब जैसे आप ये आपका इनफ्लो हो गया, क्या ये आपका हो गया इनफ्लो, आपने 100.8 रुपीज़ अभी कमा लिए, अभी ले लिए सामने वाले से। अब आपको ये होगा आउटफ्लो, आपको कितना कितना पैसा देना है, तो आपको इंटरेस्ट के रूप में 49.17 देना है, और जो उसका क्या बोलते हैं, जो शेयर का डिबेंचर रिडम्पशन लिख दो, रिडिम्पशन, ये आपको देना है 50.8। ये कैसे कैलकुलेट किया हम एक एक करके समझते हैं। पहले हमने लिया 5%, पहले ये बताओ 7 आएगा हर साल, और ये आएगा 100 पर रिडीम होगा, ठीक है सर। अब देखो डिस्काउंट फैक्टर पहले 5 लिया, 7 लिया, ये आपको मन से अज्यूम करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, मन से अज्यूम करना है, इसमें ऐसा कुछ कोई वो नहीं है। पर जनरली जो कूपन का रेट हो उसके आसपास का रेट ले लो, एक दो ऊपर नीचे ले लो, एक दो ऐसे करके ले सकते हो, ठीक है। समझ में आया ओके। है ना? अब देखो ये कैसे आया सर, ये बताओ ना मुझे ज़रा। ये ऐसे आया, लिखो कैलकुलेटर पर मेरे साथ, 1 डिवाइडेड बाय 1.05, क्योंकि यहाँ पर 5% का रेट है, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 1.05 आपने किया। अब इसको कितने बार करना है, कितनी बार करना है, 10 तक ले जाना है, तो 10 टाइम्स करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपने किया, ठीक है। तो आपका क्या आंसर है, यस सर। क्या आंसर है? 7.7। नहीं नहीं नहीं, आंसर ये आएगा ना अभी तो, 0.614। आपने GTP कर दिया क्या? हाँ मैंने जीके दबा दिया था। हाँ कोई बात नहीं, आपका अभी आंसर ये आएगा कि आपका 10 साल बाद जो डिस्काउंटिंग लग रहा है वो 0.614 लग रहा है। पर आप जैसे ही GT कैलकुलेट करोगे, GT मतलब ग्रैंड टोटल, जनरली ये वाले कैलकुलेटर में GT होता है। अगर जिसके पास दूसरा कैलकुलेटर हो तो चेंज करके ये वाला ले लेना, क्योंकि इसमें GT होता है, GT बहुत ज़रूरी है FM में और AFM में, फाइनल में अगर है तो GT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, छोटी सी चक्कर में आपका एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आ जाए, ठीक है। अब इसको जैसे आपने GT किया तो आपका आंसर आ गया 7.722, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको 7 को 7.272 से मल्टीप्लाई करके ये लाए। अब आपका देखो, आपका शुरू में इनफ्लो क्या था, इनफ्लो आपका था 100.8, लेकिन आपने दो आउटफ्लो किए, ठीक है, मतलब पैसा आया और पैसा गया। डिबेंचर इशू करे तो पैसा आया कंपनी के पास, और उसके बाद इंटरेस्ट के रूप में, रिडम्पशन के रूप में कंपनी ने पैसा किसको दिया, डिबेंचर होल्डर को। तो कितना आया पैसा, आया हमारे पास 100.8, गया कितना 54.05 इंटरेस्ट के नाम पे गया, और एक और क्या गया 61.4 गया। तो आपका आ जाता है 14.65। ये आपका क्या आ गया, आपका आ गया है डिफरेंशियल फिगर, ठीक है। आया समझ में? ये आ गई आपकी लोअर रेट की NPV। ओके सर, फिर अब अपर रेट की NPV निकाल दो सर। सेम किया, 7 अब 1.07 से कैलकुलेशन करनी है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या है, हायर NPV 0.83, 0.83, ये आपकी NPV आ गई। अब आपको NPV कैलकुलेट करना आती है कि नहीं आती है, मुझे एक बार फॉर्मूला बता दो। वंशिता आप फ्रीली बताना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे बने या आपसे नहीं भी बने तो मैं आपको हेल्प करूंगा, बस आप कोशिश करो, क्योंकि मैंने IRR बहुत अच्छे से एक बार समझाया है। तो आप मुझे फॉर्मूला भी बोलो और फिगर्स भी बोलो। अगर आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया है, अगर नहीं आता है तो मैं आपको और अच्छे समझाऊंगा, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे IRR का फॉर्मूला एक बार बोलो। लोअर रेट। हाँ, प्योर लॉजिक से बोलना है, आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है, है ना। प्लस सर
फॉर्मूला बोल दूं? हाँ फॉर्मूला बोल दो। लोअर रेट, एनपीवी एट लोअर रेट ठीक है, डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी हायर रेट, ठीक है, हायर रेट माइनस रेट, मतलब जो भी डिफरेंस होगा रेट का। हाँ ठीक है। तो लोअर रेट कितना था? लोअर रेट था, एक मिनट सर, हाँ हाँ आराम से। सर क्वेश्चन दिखाएंगे एक मिनट। हाँ हाँ ओके 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 समझ गया मैं। क्वेश्चन ये आपका ये रहा यहाँ पर ये। सर 14.65। नहीं एक्चुअली लोअर रेट में ये पूछ रहा हूँ, लोअर रेट। अच्छा ये लोअर हाँ रेट 5 है। ओके, अब 14.65 में ऊपर लिख दूँ? यस सर। ओके जी, फिर बोलो आगे। एनपीवी एट लोअर रेट नीचे क्या आएगा? देन डिवाइड में हाँ 14.65 हाँ माइनस ब्रैकेट में माइनस 0.83 इंटू इंटू 7 माइनस 5। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आ गया है ना? अब 5 प्लस 14.65 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर नीचे क्या आएगा वो बता दो। 15.48। हाँ ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पर अपन को डिनोमिनेटर में बड़ा फिगर चाहिए और न्यूमरेटर में छोटा फिगर चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है? अब इसको आपको बस सॉल्व करना है। आ गया आंसर? हाँ सर, ठीक है। 6.89। हाँ आई डोंट थिंक अब आपको एनपीवी में दिक्कत आएगी आईआरआर कैलकुलेट करने में, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छे से इस बार में समझाया है। तो यही एडवांटेज है साथ साथ में करने का कि आपको अब आईआरआर में आई डोंट थिंक दिक्कत आएगी। क्योंकि जो होता है ना कि अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखो आगे बढ़ो, सॉल्यूशन देखो आगे बढ़ो, सर पढ़ा रहे पढ़ते चलो, सर पढ़ा रहे पढ़ते चलो। तो ऐसा नहीं है, अगर खुद का भी थोड़ा बहुत ब्रेन अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। जैसे ये वाला काफ़ी अच्छा पॉइंट था, अपना आईआरआर डबल रिवाइज हो गया, ठीक है। यस सर। ओके बढ़िया। अब सेम आपको प्रेफरेंस शेयर में भी लगाना है, तो ये बेसिक आप लगा लोगे, ठीक है। यहाँ पर 3 लगाया, यहाँ पर 5 लगाया, सेम आंसर आपका वैसा का वैसा आईआरआर मेथड से आ गया। ओके, ये वाला पार्ट आप कर लेना। मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या है सर, आपका फॉर्मूला सेम है, D1 अपॉन क्या P0 प्लस जी, ठीक है। अब P0 में से हमेशा फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे। आप कोई शेयर इशू करते हो, 100 रुपये में इशू करते हो, फ्लोटेशन कॉस्ट आता है 5 रुपये। क्यों? क्योंकि आपने शेयर इशू किया तो मर्चेंट का खर्चा हो गया, प्रोस्पेक्टस एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया, तो आपका 5% कॉस्ट आया। तो आपने 100 रुपये में इशू किया, सामने वाले ने 100 दिए, पर 5 आपका खर्चा हो गया, तो आपको नेट पैसा कितना बचा? यस सर। 100 रुपये आपका प्राइस था, 5 रुपये आपका फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया, खर्चा हो गया, तो नेट कितना बचा आपके पास प्रोसीड्स? 100 माइनस 595, करेक्ट है ना। तो बस आपको ये लेके चलना है। यहाँ पर D1 क्या आ जाएगा, यहाँ पर D1 आपका आ जाएगा, D1 यहाँ पर गिवन है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 1, ओके सर। एनुअल ग्रोथ इज 5, ठीक है सर। फर्म जो प्रैक्टिस करती है वो ऑल अर्निंग इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, सारा डिविडेंड बांट देती। तो अब ये 1 रुपया है, 1 मिनट, हाँ, के इज इक्वल्स टू D1 आपका 1 रुपया हो गया, ओके सर। फिर आपका P0 क्या हो गया, 24 माइनस 4 रुपीज़ की आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट हो गई, ओके सर। प्लस जी क्या हो गया, 5। जी को आप 0.05 लिखा करो, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो 1 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 0.05, 10%। ये आपका के भी सॉल्व हो गया। हाँ सर 10% आपका आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। आपने क्या सोल्व कर दिया, आपने के सोल्व कर दिया, बहुत बढ़िया। के डी सोल्व कर दिया, बहुत बढ़िया। और के पी जो है वो आप खुद कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है। थोड़ा थोड़ा पार्ट आपका भी रोल रहेगा, तो आप अच्छे से उसको सोल्व कर दोगे। ये जैसे ही आपका क्या आ जाता है, आपका ये आ गया, 1 मिनट,
ये आ गया आपका केडी, ये आपका आ गया केई जो हमने कैलकुलेट किया। केपी क्वेश्चन में यहाँ पर ये देखो 4.08 आपका आ जाएगा, तो ये आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब दो तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक है बुक वैल्यू वेट, एक है मार्केट वैल्यू वेट। बुक वैल्यू क्या वेट था सर? बुक वैल्यू 5, 5, 10, ठीक है। तो 0.25, 0.25, 0.5, ये क्लियर है। यहाँ पर बुक वैल्यू वेट यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था, ये वाला पार्ट, ये देखो, है ना, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट। और यही मार्केट मैंने ये निकाला था, ये वाला पार्ट। तो बस आपको ये लिखना है और इनके वेट कैलकुलेट करने हैं। तो जैसे ही आपने ये लिखा है यहाँ पर, है ना, 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख। 5 लाख अपन वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? पूरे को 1 अज्यूम करते हैं और उसमें फिर रेशियो बिठाते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे 5 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू, नहीं 5 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, यही आता है। तो बस आपका आंसर आ जाएगा 0.25। फिर यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 20, 0.25। फिर यहाँ आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 20, 0.5। ये इतना क्लियर है? ओके। तो आपने ये वाले फिगर से ये वाले फिगर को मल्टीप्लाई किया तो आपका WACC आ गया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इतना क्लियर है? मतलब 0.25 इंटू 0.0689, है ना? ओके। तो ये आपका पूरा कैलकुलेशन करके WACC आ जाता है 7.743%, 7.743%। ओके, ये जैसे ही हुआ, अब मार्केट वैल्यू में भी सेम करना है। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप करोगे 5.25 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 34.75, तो आपका आ जाएगा 0.151। फिर यहाँ करोगे 5.50 डिवाइडेड बाय 34.75, है ना, तो ये आपका आ जाएगा 0.158। और यहाँ पर आप करोगे 24 डिवाइडेड बाय 34.75, तो आपका आ जाएगा 0.691। क्लियर? इसमें कुछ डाउट है क्या? फिर आपको क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, बात खत्म। पूरा क्वेश्चन ये आपका 8.59 का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया। ये सर ज़्यादा क्यों बना सर 8.5? ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा पिछली बार का टोटल आ रहा था 20 लैक्स, इस बार का टोटल आ रहा है 34 लैक्स, मतलब मार्केट प्राइस बढ़ गए हैं, इस वजह से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। कुछ दिक्कत, कुछ डाउट? हाँ, क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, उसमें सारा पूछ लिया इन्होंने। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपका क्या होता है, केपी होता है, केडी होता है, केई होता है, तीनों पूछ लिए। तीनों में दो टाइप के वेट से आप मल्टीप्लाई करते हो, बुक वैल्यू से करते हो, मार्केट वैल्यू कर से, वो भी दोनों पूछ लिए, ठीक है। तो पूरा अच्छा क्वेश्चन था। इसको किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आता है तो फिर पीछे करके देख लेना। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से समझना। कुछ भी डाउट आए तो आप कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और लाइक कर दो। और अगर आप जैसे रिवीजन वीडियोस फॉलो कर रहे हो, सीरीज़ को और कंटिन्यू करना देखना चाहते हो और टाइम पे कंप्लीट हो जाए, तो आप कमेंट करोगे सर कंप्लीट द सीरीज़ फास्ट, नहीं है सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आएगा, कुछ भी क्वेश्चन करके थोड़ा एक मुझे इंगेजमेंट फील हो कि हाँ स्टूडेंट्स और भी देख रहे हैं, वो चीज़ आप करो, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के।